वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने जो फर्स्ट इससे पहले की जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने नाभिकीय विभव के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। इसको एक और नाम देते हैं यहाँ पर अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा, ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उसी में है ये। नेक्स्ट टॉपिक सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र या अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र। डालें इसको हेडिंग को और देखते हैं कि मतलब क्या है इसका। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र से जो नाभिक है उसका जो एग्जैक्ट मास है, यथार्थ द्रव्यमान, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे, उसको बोलते हैं हम सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र। क्यों बोल रहे हैं इसको सामी आनुभाविक, आगे देखेंगे कि किस वजह से उसको हम बोल रहे हैं सामी आनुभाविक। ठीक है, तो हेडिंग डालकर छोड़ देना और इधर देखो। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र या अर्धमूलानुपाती सूत्र। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमने बंधन ऊर्जा का जो फॉर्मूला पढ़ा था, बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला वो क्या होता है। बंधन ऊर्जा EB इक्वल टू हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालते हैं, यदि किसी भी नाभिक में Z प्रोटॉन है और A माइनस Z क्या है, न्यूट्रॉन, तो Z प्रोटॉन ZnP प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन है, तो उनका द्रव्यमान, ये तो टोटल मास हो गया, उसमें से हम उसकी यथार्थ मास को घटा दें तो डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर ही कितने के बराबर था, जो निकली हुई एनर्जी थी, वहां पर जो एनर्जी निकल गई है द्रव्यमान क्षति के रूप में, वही कितने के बराबर था, बंधन ऊर्जा के बराबर था। जहां MP और Mn हम किस में ले रहे थे, इन तीनों को हम किस में ले रहे थे, AMU में। MP, Mn और M को हम किस में ले रहे थे, मास को AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। यदि मैं यहां पर ये करूं EB इक्वल टू Z, सी स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूं, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने ZnP प्लस A माइनस ZMn, इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है सी स्क्वायर का और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। लेकिन अब मैं कह रहा हूं जब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मास में, M इंटू सी स्क्वायर क्या बन जाएगी, एनर्जी। तो मैं यहां पर कह देता हूं, यहां पर तो MP व Mn व M किस में है, AMU में है, और ये मैंने C का मल्टीप्लाई इसमें ऑलरेडी कर दिया है और मैं लिख देता हूं यहां पर MP Mn व M किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये तीनों द्रव्यमान है वो किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, जहां पर मास ऑफ प्रोटॉन 938.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और M न्यूट्रॉन होता है 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसका मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, लेकिन हम तो द्रव्यमान लिख रहे हैं तो M इंटू सी स्क्वायर आना चाहिए था, तो सी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख देते हैं मात्रक में 1/c स्क्वायर। तो ये किसका काम करेगा, ऊर्जा बटे सी स्क्वायर, एज ए द्रव्यमान का ही काम करेगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो इसका मात्रक लिखने के लिए हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सीधा ही लिख दिया सी स्क्वायर। इस तरह से लिखने का एक मेथड है कि सी स्क्वायर वास्तव में मात्रक थोड़ी है, सी स्क्वायर तो प्रकाश का वेग है, तो इसका हमने मात्रक में ही भाग लगाकर दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, ताकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। मतलब एक प्रोटॉन की अगर क्षति हो रही है, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर वहां पर क्षति हो रही है, तो उसके संगत जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 938.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे MP कितना होता है 1.007825 और Mn कितना होता है AMU में 1.00 कितना 8665, ये होता है न्यूट्रॉन का मास। इनके संगत अगर एक AMU से प्राप्त ऊर्जा कितनी निकाली थी हमने, एक AMU से प्राप्त ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएंगे 938.5 और 939.5, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा है किससे, प्रोटॉन की तुलना में। वैसे लगभग हम बराबर भी ले लेते हैं कभी कभी,
तो देखें कोई भी नाभिक है उसमें जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो उसके लिए जो बंधन ऊर्जा है वो किस तरह से लिखी जाएगी? जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। ये तो प्रोटॉन्स रहे और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स रहे, तो उनके लिए जो बंधन ऊर्जा है वो ई बी इक्वल टू लिखी जाएगी उसी रूप में, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। दोनों के द्रव्यमान में से हमने एग्जैक्ट मास m को क्या कर दिया? घटा दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं इनटू सी स्क्वायर। लेकिन सी स्क्वायर जब कर रहे हैं तो यहाँ पर एम पी एम एन व एम किस में है? ए एम यू में है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 1। अगर हम इसको लिखें ई बी इक्वल टू इंप्लाइज करके लिख रहे हैं जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस के एम, इतना ही लिखा हमने। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, जहां अब ऑलरेडी सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो चुका है यहां पर, तो हमने लिख दिया एम पी एम एन व एम किस में है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और इनकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगी एम पी और एम एन की 938.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर और 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और एएमयू में यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एमपी और एमएन की वैल्यू, एमपी की थी 1.007825 और एमएन की थी 1.008665 एएमयू। तो पहले यहां तक लिखें, इसके बाद आगे कवर करेंगे इसको। लिखें, मतलब ये तरीका समझ में आना चाहिए कि सी स्क्वायर लग रहा है तब तो एएमयू में है, और जब सी स्क्वायर नहीं है मतलब ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो वो किसका मात्रक बनेगा? एनर्जी का। और एनर्जी को हम किस में लिखेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लिखें इसमें, यदि किसी परमाणु में जेड प्रोटॉन व ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है तो उस नाभिक की बंधन ऊर्जा इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1 को, और समीकरण नंबर 1 को लिख दें एम पी एम एन व एम क्या है? उसका यथार्थ द्रव्यमान है। ठीक है, बंधन ऊर्जा ये हो जाएगी, और एम पी और एम एन की वैल्यू लिख देना। फिर इक्वेशन नंबर 2 पूरा लिख दें यहां तक, और उधर की एम पी और एम एन की वैल्यू भी लिख देना। पूरा कवर करें इसको यहां तक। तो यहां पर ये सभी की सभी, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी होगी? प्रोटॉन का द्रव्यमान 938.5, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 939.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो हम द्रव्यमान में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिख रहे हैं? इसलिए 1/c² लिख देते हैं मात्रक में, ताकि वो मात्रक किसका बना रहे? द्रव्यमान का। पूरा कवर करें वहां तक। समीकरण नंबर 2 यहां तक लिख दिया। इसके बाद लिखना है इसमें, अतः m इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा? m अगर हम यहां से निकालें जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस के कितना हो जाएगा? ये ई बी कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ जो ई बी है वो क्या है? बंधन ऊर्जा। अब यहाँ पर बंधन ऊर्जा वो 5 कारकों पर निर्भर करेगी। मैं उन 5 कारकों को पढ़ना है कि 5 कौन कौन सी टर्म है, उन पर वो डिपेंड कर रही है ई बी, वो चीज है मैं, और उसमें उस वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ तक लिख दें उसको समीकरण नंबर 3 तक, और पूरा फोकस इधर करना, उसके बाद लिखेंगे इकट्ठा। देखें, अब यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा है ई बी है,
वो 5 कारकों पर निर्भर करती है, मतलब 5 ऊर्जाओं से मिलकर बनी हुई है ये बी एस ई सी ए और पी, बी एस सी ए पी, इस तरह से याद कर सकते हैं, ए बी ई एस ई सी ई ए और ई पी। अब ये क्या है, यहाँ पर जो ई बी है वॉल्यूम एनर्जी है, यानी कि आयतन ऊर्जा है। यहाँ पर ये क्या है, आयतन ऊर्जा है, इसको बोल सकते हैं हम समीकरण 4। अभी लिखना नहीं, समीकरण 3 तक लिखकर छोड़ देना। और इधर देखो, ई बी है आयतन ऊर्जा वॉल्यूम एनर्जी, ई एस क्या है लिख सकते हो आप यहाँ पर वॉल्यूम एनर्जी, जिससे कि आपको पता रहे वॉल्यूम एनर्जी क्या होगी, इसको भी देखेंगे पूरा। ई एस है सरफेस एनर्जी, यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा, क्या बोलेंगे इसको, पृष्ठीय ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी, क्या बोलेंगे इसको, सरफेस एनर्जी। ईसी है कूलाम्ब एनर्जी, कूलाम्ब ऊर्जा। कूलाम्ब एनर्जी। ई ए, ई ए ये है असममित ऊर्जा, असममित ऊर्जा, या इसको बोल सकते हैं हम एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एनर्जी। और यहां पर ईपी है, ईपी पेयरिंग एनर्जी, यानी कि युग्मन ऊर्जा। इन 5 ऊर्जाओं के बारे में पढ़ना है। ईपी है 5 पर निर्भर कर रही है, और इन 5 के बारे में पढ़कर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। युग्मन ऊर्जा, इसको बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, इस तरह से है। अब यहाँ पर फर्स्ट है, हमें आयतन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, यानी कोई भी नाभिक है जो कि Z प्रोटॉन और A - Z न्यूट्रॉनों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। अगर उस नाभिक को हम तोड़ना चाह रहे हैं, तो तोड़ने के लिए उसे आवश्यक जो ऊर्जा है, किसी भी नाभिक को उसके अवयवी कणों में यानी कि न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। और बंधन ऊर्जा है वो 5 कारकों पर निर्भर कर रही है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम एनर्जी, यानी कि आयतन ऊर्जा। अब आयतन ऊर्जा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आयतन मतलब नाभिक का आयतन, वॉल्यूम। अब खुद सोचिए, एक नाभिक है, उसके अंतर्गत धनावेश है और अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए वो, लेकिन जैसे जैसे उसका आयतन बढ़ रहा है तो उसमें न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, मतलब आयतन जितना ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियॉन्स भी क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो उन्हें निकालने के लिए वहां से उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब किसी भी नाभिक में जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उन्हें निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयतन ऊर्जा है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, नाभिक के आयतन के। ईबी जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, नाभिक के आयतन के। ठीक है, यहां से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो ईबी है वो बराबर आएगा कितना, नाभिक का आयतन कितना होता है 4/3, एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनली चलने दो। नाभिक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इतना नाभिक का आयतन होता है, प्रोपोर्शनल में। अब नाभिक का आयतन जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या आ रहा है, नाभिक का आयतन जितना ज्यादा है उतनी ही उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, मतलब ये पॉजिटिव, दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं। आयतन जितना ज्यादा होगा आयतन ऊर्जा का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ईबी यहां से इक्वल आएगा, प्लस साइन चलेगा, एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हमने बोल दिया AB, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, AB। यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको नॉर्मली हमने AB से रिप्रेजेंट कर दिया। और 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से हो जाएगा ये 4/3 पाई आर क्यूब, या इस तरह से करो, रुकिए, प्रोपोर्शनल में ही चलने दें अभी इसको, अभी चिन्ह को यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल में ही चलने दें कि जो आयतन ऊर्जा है नाभिक के आयतन के प्रोपोर्शनल में है। ईबी प्रोपोर्शनल प्लस में चल रहा है, 4/3 पाई आर को हम लिख सकते हैं कितना, R0 a की पावर में 1/3, ये होता है रेडियस द्रव्यमान संख्या से रिलेटेड, इस तरह से होती है। तो यहां पर आ जाएगा ईबी प्रोपोर्शनल 4/3 पाई R0, और इसको कितना लिख देंगे हम a। ये सभी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, R0 1.5 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी होता है इसका मान, वो कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को अभी हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये भी कांस्टेंट है, तो इन सभी को हमने एक कांस्टेंट मान लिया पूरे को, और इसको लिख दिया कितना AB A, और धनात्मक चल ही रहा है ये, इस तरह से मान लिया।
मतलब एक कांस्टेंट तो आएगा कुछ ना कुछ, उसको हमने बोल दिया कुछ भी, उस कांस्टेंट के साथ ये सब मिलकर कितना कांस्टेंट बन गया, ए बी बन गया, उसमें ये भी इंक्लूड है, ठीक है, ये भी इंक्लूड है। तो जो ई बी है वो प्रोपोर्शनल है नाभिक के आयतन के, या ये मान सकते हैं प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो कांस्टेंट जो भी आ रहा होगा वो इकाई आ रहा होगा, तो इसको हमने पूरा एक को कांस्टेंट मान लिया ए बी। इस तरह से इक्वेशन नंबर इसको डाल देंगे, कौन सी हो जाएगी 5, इस तरह से। तो पहले इसके बारे में लिखें, आयतन ऊर्जा के बारे में। नाभिक की बंधन ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा निम्न कारकों पर निर्भर करती है, और यहां से पूरा लिख दें इसको आयतन ऊर्जा के बराबर, आयतन ऊर्जा तक, आयतन ऊर्जा हेडिंग डालकर छोड़ देना, कंप्लीट करें यहां तक, इंग्लिश भी लिख लेना। निम्न कारकों पर निर्भर करती है, इक्वेशन नंबर 4 इनको लिखें और आयतन ऊर्जा हेडिंग डाल देना और उसमें लिखना आयतन ऊर्जा हेडिंग डालकर उसमें लिखना नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के आयतन पर निर्भर करती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के आयतन पर निर्भर करती है, अर्थात ए बी प्रोपोर्शनल नाभिक का आयतन प्रोपोर्शनल में ही चल रहा है इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि आर इक्वल टू कितना होता है आर नॉट ए की पावर में 1/3 नाभिक की त्रिज्या है ये, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और यहां से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक चीज और देखें यहाँ पर, ए बी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सभी कांस्टेंट है तो ए की प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये कांस्टेंट इसी में चला जाएगा प्रोपोर्शनल में, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पूरा जो कांस्टेंट जो भी आ रहा है उसको हमने ए बी नाम दे दिया, इस तरह से भी आप समझ सकते हो उसको, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के आयतन पर भी निर्भर करती है, और उसको पूरे को लिख दो अर्थात करके, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा पृष्ठीय ऊर्जा के बारे में, कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होगी, सरफेस एनर्जी। तो बताओ सरफेस एनर्जी कैसे होगी, बता सकते हो सरफेस एनर्जी को, पृष्ठीय ऊर्जा को, देखते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। सरफेस एनर्जी मतलब एक नाभिक है उसका सरफेस जितना ज्यादा होगा, अब सरफेस ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियन है वो सरफेस पर बैठे हुए होंगे, अब सरफेस पर है उसके पर, एक नाभिक है उसके सरफेस पर ही न्यूक्लियस बैठे हुए हैं, तो उनको निकालना इजी होगा या टफ होगा, खुद सोचें कि जो पृष्ठ पर न्यूक्लियस हैं, जैसे कि एक पृष्ठ है नाभिक का, इसके पृष्ठ पर ही यहीं पर न्यूक्लियस बैठे हुए हैं ये, अब इनको यहां से बाहर निकालना इजी होगा क्योंकि बिल्कुल पृष्ठ पर है, थोड़ी सी अगर हम एनर्जी दें, क्योंकि नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान दूरी बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ कम ही होगा, सरफेस पर है यहाँ से बाहर निकालना उनको इजी होगा, तो
पृष्ठीय ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा का मान पृष्ठीय ऊर्जा का मान बढ़ने पर कम होगा। मतलब ये कह सकते हैं पृष्ठीय ऊर्जा ES प्रोपोर्शनल होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो पृष्ठीय ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जो बंधन ऊर्जा है उसके मान में क्या आएगी? कमी, क्योंकि जितना ज्यादा पृष्ठ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतनी ही हमें कम एनर्जी देनी होगी वहां से न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए। तो नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बंधन ऊर्जा के मान में कमी होगी, कब? पृष्ठीय क्षेत्रफल के मान में वृद्धि होने पर। तो ES प्रोपोर्शनल होगा माइनस के साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ES प्रोपोर्शनल में हो जाएगा माइनस में 4 पाई r स्क्वायर को लिखेंगे r नॉट a की पावर में 1/3 और यहां पर आ जाएगा 2। तो ES प्रोपोर्शनल में हो जाएगा माइनस 4 पाई r नॉट a की पावर में 2/3। इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ES प्रोपोर्शनल, इसको पूरे कांस्टेंट है, इसको अंदर ही पहुंचा दिया, माइनस a की पावर में 2/3 और यहां पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, माइनस AS से रिप्रेजेंट कर दिया, AS a की पावर में 2/3। ठीक है, तो ये सरफेस एनर्जी की वजह से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके मान में वृद्धि होने से बंधन ऊर्जा के मान में कमी होगी। उस चीज को कौन शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन। आगे वाली ये सभी नेगेटिव में ही है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये वाली केवल धनात्मक आती है, पहली वाली पॉजिटिव है और चारों ऋणात्मक ही आएंगी ये। तो सरफेस एनर्जी यहाँ पर कितनी आएगी? माइनस AS e की पावर में 2/3। इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 6। इक्वेशन 6, जहां AS कितना है? कांस्टेंट है, जहां AS कांस्टेंट है। लिखना इसमें पृष्ठीय ऊर्जा में नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के पृष्ठ पर भी, नाभिक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, नाभिक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा नाभिक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा के मान में कमी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा के मान में, जो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ले रहे हैं वो बंधन ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसका मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा, उसके संगत हम पॉजिटिव या नेगेटिव ले रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा के मान में कमी होगी, अर्थात करके पूरा लिखते हैं समीकरण 6 तक, समीकरण 6 तक पूरा लिखते हैं ये वाला। नेक्स्ट है थर्ड, कूलाम ऊर्जा। कूलाम ऊर्जा देखें, वैसे तो नाभिक के अंतर्गत कूलाम जो एनर्जी है, कूलाम बल लगता ही नहीं है, क्योंकि आवेश इंडिपेंडेंट होता है नाभ के बल, आवेश पर निर्भर नहीं करता। नाभ की आवेशित कण कौन है नाभिक के अंतर्गत? प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो उनके बीच में कौन सा बल लगना चाहिए? कूलाम प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। तो वहां पर अगर हम माने कि उनके बीच में कौन सी एनर्जी है? कूलाम एनर्जी है, तो उसका भी इफेक्ट किस पर पड़ेगा? बंधन ऊर्जा पर पड़ेगा। वैसे होता नहीं है कूलाम एनर्जी, इस वाली टर्म का बहुत कम इफेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा भी होगा, उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों है तो चार्ज पार्टिकल, कहीं ना कहीं इस पे फोर्स लग सकता है, रिपल्सन, तो उसके संगत उनकी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? कूलाम एनर्जी के बराबर। और कूलाम एनर्जी कितनी होती है? K(Q1Q2)/R। कितनी होती है कूलाम एनर्जी? K(Q1Q2)/R। तो एक नाभिक है, इसके अंतर्गत हम कितने प्रोटॉन लेकर चल रहे हैं? Z प्रोटॉन लेकर चल रहे हैं। जैसे कि एक प्रोटॉन ये रहा, इसके पास वाला प्रोटॉन इससे R1 दूरी पर है, दूसरा वाला प्रोटॉन R2 दूरी पर है, तीसरा वाला प्रोटॉन इससे R3 दूरी पर है। इस तरह से हम एक एक आवेश को इसके अंतर्गत लेकर आ रहे हैं।
फर्स्ट ईयर में किया था अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसके अंतर्गत हम अनंत से कुछ आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो जो किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा बोले, विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोले या फिर कूलाम ऊर्जा बोले, बात एक ही है कि पहले प्रोटॉन को लेकर आएंगे, फिर दूसरे प्रोटॉन को लेकर आएंगे, फिर तीसरे प्रोटॉन को लेकर आएंगे। इस तरह से हम कितने प्रोटॉनों को लेकर आ रहे हैं, जेड प्रोटॉनों को लेकर आ रहे हैं, तो उनकी संगत जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह ऊर्जा कौन सी कहलाएगी, कूलाम एनर्जी। तो उसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहां तक इसको कंप्लीट कर लेना पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। कूलाम एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में।